नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर देश के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयान से बीजेपी नाराज और आग बबूला है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के आला नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जिस तरह की भाषा का कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूरबीन से भी देखने को नहीं मिलेगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम पर कांग्रेस के बयान को लेकर ऐतराज जताया है। ओवैसी ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन पिता के नाम पर टिप्पणी करना गलत है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ लखनऊ और वाराणसी में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। सवाल ये उठता है, क्या मान अपमान पर जुबानी घमासान के पीछे 2024 चुनाव वाला कोई प्लान है? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस की जोड़ने वाली यात्रा के बीच तोड़ने वाली भी पॉलिटिक्स हो रही है? सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की पॉलिटिक्स से वाकई सियासी बिसात पर कोई फायदा मिलता है? इस पर करेंगे सबसे बड़ी बहस और पूछेंगे बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले आपको इस मामले में अब तक का अपडेट बता देते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? दामोदर सॉरी। कुछ लोग सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। नाम पंडित दामोदर दास से काम जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हमारी लड़ाई बीजेपी के किसी नेता से जाति लड़ाई नहीं है। जो भी लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है। आप गाली दो कांग्रेस के लोगों, इस गाली का जवाब हम समय आने पे देंगे और बाकी देश जवाब देगा। राजनीति आप जो भी करेंगे, प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करिए, खुलकर करिए, बेखौफ होकर करिए, मगर किसी की फैमिली पर मत जाइए। सदन में भी प्रधानमंत्री ने कहा भाई हमारी आप आलोचना करें, आरोप लगाएं, लेकिन मतलब इस तरह से अपशब्दों का या गालियों का प्रयोग नहीं हो जाए। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, ये बात कि वो एक सामान्य परिवार से आते हैं और देश के उच्च शिखर पर आज बैठे हैं, ये कांग्रेस पचा नहीं पा रही। तो क्या मान अपमान पर 24 का घमासान होगा? क्या मान अपमान पर 24 की लड़ाई होगी? क्या राजनीतिक पार्टी इसके इतर भी कोई नैरेटिव दे सकते हैं? और बड़ा नैरेटिव देने का सरकार के खिलाफ जो काम होता है विपक्षी पार्टियों का होता है, क्या ऐसा कोई नैरेटिव तैयार हो रहा है या तैयार होने वाला है? साथ ही में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मान अपमान के बाद ही 2024 के अंदर कांग्रेस दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगी। क्या यह हाल होने वाला है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ के शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ रोहन गुप्ता जी जुड़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ वाजपेयी जी है, राजनीतिक विश्लेषक, सुप्रीम कोर्ट के वकील और लोक जनशक्ति पार्टी से भी ताल्लुक रखते रहे हैं और अभी भी रखते हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ संगीत रागी जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, संघ के विचारक हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर हैं और कई किताबें लिख चुके हैं। मेरे साथ राजीव रंजन जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। शुरुआत मुझे अपोजिशन से करनी चाहिए। और अनुराग भदौरिया जी, इसी के आसपास आप लोग भी लाइन बोलते हैं। क्या आपको लगता है मान अपमान सम्मान कुछ शब्दों के इस्तेमाल, इसी से आप केंद्र सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बना पाएंगे 2024 में?
एक नया विमर्श खड़ा कर पाएंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, ये सच है कि भाषा की मर्यादा गिरी है। पहले कम से कम व्यक्तिगत हमले नहीं हुआ करते थे, बट ये शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई थी। संस्कृति संस्कार तो उन्होंने ही पैदा किए। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए। राजनीति में कभी इस तरह का नहीं होता था, कभी एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल व्यक्तिगत रूप से नहीं होता था, और होना भी नहीं चाहिए। राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि हमारे राजनीति में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। विकास का मुद्दा है, जैसे समाजवादी लोग उठाते हैं, विकास है। समाजवादी हमेशा बेरोजगार, महंगाई पे चर्चा करने की बात करते हैं, कैसे किसान को यहाँ पे इनकम दुगनी हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। भाई, किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी कहाँ बात कर रही है? एक साल तक किसान धरने पे बैठा रहा, उसकी एमएसपी को मांग को लेके कहीं उनकी इनकम दुगनी होगी, क्या हो गई? अरे क्या 3 कानून वापस ले लिए भाई सरकार। धरना उन्होंने 3 कानूनों के लिए दिया था अनुराग जी, तीनों कानून वापस ले लिए सरकार ने। कितने लोगों की, किसानों की मौतें हुई, क्या उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी देगी? जिसके लिए आपने कानून बनाया, उस कानून के विरोध में किसान बैठा रहा, फिर कितने किसानों की वहां पे मौतें हुई? क्या उनके परिवार आज तक इस बात को भूल पाएंगे, जिनके घर के किसान, जिनके घर के परिवारों की मौतें हुई हैं? आप, दूसरी बात, आप जब बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं अनुराग जी, मैं बड़ी दो टूक बात करता हूं। आपने यही सब बातें 2022 में भर भर के बोली। कितनी सीट मिली आपको उत्तर प्रदेश में, ये बताइए। अच्छा, अब बोली थी या नहीं बोली थी? बेरोजगारी बात बोली थी, विकास समाजवादी पार्टी करती है, ये बोला था। ये बोला था आपने बेरोजगारी है, ये बोला था कि किसानों की मौत हो गई, ये बोला था कि किसानों ने आंदोलन किया, उनको आपने ठंड में छोड़ दिया, तमाम मुद्दे। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं होता, अगर जनता ने आपको बहुमत दे दिया, आपको जिता दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आप बेरोजगारी बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है तो तब भी कहा था इसका आपने, मतलब पर जनता ने उसके बाद भी आपको वोट नहीं दिया बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम चुनाव जीत गए इसलिए महंगाई की कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी महंगाई बढ़ा दो, हम चुनाव जीत गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रुपया कितना भी पतला हो जाए, हम चुनाव जीत गए। इसका मतलब यह है कि अब जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिलेगा। देखिए, सवाल इसी बात का है, चुनाव जीतना अगर पैमाना हो जाए तो इसके पहले चुनाव तो आते जाते रहते हैं ना। वही तो कहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी, इनको 2 शेर में हम सुना दूं, कहते थे कहां तो हर घर, यूं तो कहा गया था हर घर में चिराग, और कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। चलिए थोड़ी शेर की प्रैक्टिस और कर लीजिए अनुराग भाई, लाइटर नोट में बोल रहा हूँ। नहीं, क्यों, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए। हाँ, हर एक घर के लिए, हर एक घर भी शहर के लिए नहीं, कहां शहर के लिए? तो मैं कह तो रहा हूं, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जरूरत हो, हम तो समय आपका कम होता है, ज्यादा समय डालें, इसलिए हमने कहा, कहते हैं ना कि यहाँ पे तो सर से सीने तक, पेट से पांव तक एक जगह हो तो कहें कि दर्द इधर होता है, पूरे शरीर में दर्द हो, चारों तरफ महंगाई बेरोजगारी की मार हो, चारों तरफ एक हाहाकार का माहौल हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं। मैंने कहा था कि यही मुद्दे चिल्ला चिल्ला के आपने 2022 में उठाए थे, जीते क्या आप? फिर वही बात आ गई चुनाव पे। चलिए आएंगे, मैंने बहुत वक्त दे दिया। मैं के शर्मा जी से शुरुआत करता हूं। के शर्मा जी, आपकी पार्टी का भी इतिहास है और आपके बड़े नेताओं का भी इतिहास है जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं या उनके परिवार वालों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है। अब प्रधानमंत्री के लिए हो रही है तो आपत्ति क्या है? हालांकि मेरा मानना है किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। नहीं दीपक जी, थोड़ी सी मुझे लगता है कि राजनीति की याददाश्त जो है अनुराग जी की कम हो गई, क्योंकि इनको याद ही नहीं रहा इस बात की कि मौत का सौदागर 2014 के बाद नहीं बोला गया था। मौत का सौदागर विधानसभा चुनाव जब था गुजरात में और नरेंद्र मोदी जी उस समय चुनाव लड़ रहे थे, तो सोनिया गांधी ने शुरुआत की थी वहाँ से। तो ये शुरुआत जो है इस तरह से है। और दूसरी बात कि इस तरह के अपमानजनक शब्दों को जो उपयोग किया जाता है, और वो भी देश के एक प्रधानमंत्री के लिए उपयोग जब करते हैं आप, देश के प्रधानमंत्री एक संस्था हैं, देश के प्रधानमंत्री विश्व में आज सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। आज एक संस्था के प्रति जब इस तरह, मेरे पास ये लिस्ट है, मैं 100 से ज़्यादा आपको बता सकता हूं कि किस तरह कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। आपको याद होगा कि चाय बेचने वाला किसने कहा, ये 2013 में कहा गया माननीय प्रधानमंत्री जी को, और हमने नहीं कहा था, ये कांग्रेस के एक बड़े प्रसिद्ध नेता ने कहा, नीच कहा, गंवार कहा, मतलब हाँ, यानी एक चीजें नहीं, लगातार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों का से नवाजा गया और इस तरह से अपमानित करने की कोशिश की, और आज भी हो रहा है। अभी आप देखे होंगे गुजरात चुनाव में कोई रावण कह रहा है, कोई औकात दिखा देंगे, कोई क्या कर देंगे, ये सारे शब्दावली का प्रयोग होता है।
अच्छी बात है। आप इस तरह के आप अपने देखिए, ये केवल इसलिए नहीं है, ये कौन व्यक्ति बोलता है इसका प्रमुख नहीं है, मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं या कौन बोल रहे हैं ये विषय नहीं है। ये आपके उस कैरेक्टर को दिखलाता है, उस चरित्र को दिखलाता है कि जब आप हताश निराश हो जाते हैं, जब बुरी तरह से आप बौखला जाते हैं, तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी पर इस तरह के अपशब्द और इस तरह की बातें कहने लगते हैं, और इसके बाद उसका परिणाम भी आता है, जनता उसका परिणाम भी देती है। अभी अभी अनुराग जी कह रहे थे एक चुनाव, अरे साहब 4 चुनाव हारे हो आप, 2 लोकसभा के चुनाव हार गए, 2 विधानसभा हार गए, और यही सब गाते रहे, और यही सब जो आपका टेप रिकॉर्ड रेगुलर चलता रहा, लेकिन जमीन पर आप कुछ नहीं करते। जमीन पर तो आपको रामचरितमानस पढ़ना, रामचरितमानस पे आग लगाना है, तो आपका काम जमीन पर कुछ है। टीवी पे बैठ के आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, एक प्रदर्शन बताइए जो आपने किया, कुछ नहीं। वहां जमीन पर आपको यही काम करना है कि कैसे जाति जहर बोया जाए, किस ढंग से वहां पर जहर बेचा जाए। अनुराग भाई, आपके वक्त के बिल्कुल खामोश रहे थे। प्लीज हम सम्मान के साथ बात करें, मैं सबको पूरा वक्त देता हूँ। बहस में मेरे पास साल ठोके में बहुत वक्त है। कंक्लूड करिए के जी अपनी बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कहने के लिए समाजवादी पार्टी हो या विरोधी पार्टी, विपक्ष पार्टी हो, हम तो कहते हैं आप आओ ना, मुद्दे पर लड़ो ना, विकास के डेवलपमेंट की बातें करो, आओ आप इसकी बहस करो, आप इस पे चर्चा करो, लेकिन जमीन आपकी क्या है? जमीन तो यही है, यही सब करके आप जाति का जहर बांट रहे हैं, कहीं ये फाड़ रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ नहीं, कि राहुल गांधी जी ये ऊपर जब तक इस तरह की अनुमति नहीं होगी तब तक नीचे की ये बातें आएंगी नहीं। और आपको पता है कि आप बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं प्रधानमंत्री जी को। इवन आप सोचो, राष्ट्रपति, एक महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, किस ढंग से निरंजन चौधरी जी ने अपमानित किया, राष्ट्रपति नहीं बोल के। अरे आश्चर्य होता है कि जबान नहीं फिसलती है दीपक जी। ठीक है, ये जो है मन में जो द्वेष है, जो एक तरह का विद्वेष है कि गरीब परिवार का व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया, चाय बेचने वाला का बेटा कैसे बन गया, एक गरीब आदिवासी महिला जो है देश की राष्ट्रपति कैसे बन गई, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, क्या बर्दाश्त से बाहर है? इसको हम सेकंड फेज में ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम सेकंड फेज में ले जाएंगे, क्योंकि क्या बर्दाश्त से बाहर हो रहा, बर्दाश्त से बाहर हो रही ये चीजें, सत्ता से लगातार बाहर रहना कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को। कुछ सवाल मुझको सोशल मीडिया पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या इसके कारण ये रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन रोहन गुप्ता जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, उम्मीद करता हूं रोहन भाई हमेशा की तरह सीधा ही जवाब देंगे। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो उन्होंने कहा कि मैं नफरत की दुकान बंद करने और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आ रहा हूं। तो फिर कांग्रेस ने एकाएक उसके तुरंत बाद अपमान की दुकान क्यों खोल दी? देखिए दीपक भाई, जो अभी डिबेट हो रही थी, अभी के शर्मा जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग तो विकास की राजनीति कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या आज देश में महंगाई नहीं है? जो आरबीआई की जो रेंज है 6% तक की महंगाई दर होनी चाहिए, करीब 2-1.5 साल से ये महंगाई दर 6% से ऊपर है। आरबीआई हर तिमाही पे रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जिससे घर की जो लोन है, होम लोन वाले, उनके ऊपर और मार पड़ती है। तो क्या ये महंगाई का पैमाना नहीं? और अगर उनको महंगाई कम करनी हो, आप भी जानते हैं दीपक भाई, जो इकोनॉमी का थोड़ा आप भी नॉलेज रखते हैं, कि अगर पेट्रोल और डीजल के आप रेट कम करते हैं, इमीडिएटली इन्फ्लेशन की रेट कम आती है। तब इनकी मुंह में क्यों दही जम जाता है? तब तो आप कोई बात नहीं करते हो। बेरोजगारी की हम बात करें, पूरे जो आंकड़े हमारे नहीं, इंटरनेशनल एजेंसीज दे रही है, 45 साल का जो महंगाई का सबसे ज्यादा दर हो रहा है, फिर भी आप लोग चुप बैठे हैं। और दीपक भाई, आपने कहा चुनाव जीतते हैं, आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में शमशान कब्रिस्तान की बात हो, कोई भी चुनाव देख लीजिए, 2 ही मुद्दे पे ये लोग चुनाव, धार्मिक भावनाओं को भड़काना और इनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है उसके मुद्दे, ये 2 मुद्दों के सिवा इनके पास कुछ नहीं बचा है। अगर जनता की उनको फिक्र होती, सेंसिटिविटी होती, तो जो एड्रेस मुद्दे करने चाहिए जनता के वो करते। क्यों हिंदू मुसलमान पे इनको चुनाव लड़ना पड़ता है? क्यों महंगाई और बेरोजगारी के सामने ये लोग लड़के नहीं आते कि हम लड़ने को तैयार है? क्यों छोटे उद्योगपतियों के लिए लोग बात करने को तैयार नहीं? क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन धर्म की जो राजनीति है बंद हो गई, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। 9 साल में आप देख के लेकर जो अभी कौभांड चल रहे हैं, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन इन्होंने पहले ही लोग वेव ऑफ और रिटर्न ऑफ में कंफ्यूजन करे थे, वो भी आंकड़े आ गए कि 10 लाख करोड़ के इनके जो साथियों के लोन माफ किए हैं, आज वो पैसा जनता की जेब से जाता है। देखिए दीपक भाई, कॉस्ट तो कहीं से जाता है, जनता से। आपने मैंने बॉल मारी थी, नो बॉल, आपने
उसको नो बॉल समझ के छक्का नहीं मारा, आप हिट विकेट होने जा रहे हैं उस बॉल पे। मेरा बड़ा सिंपल सवाल था रोहन भाई, और मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं नफरत की दुकान बंद करने और मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, आपने अपमान की दुकान क्यों खोली? मैं ये सीधा सवाल। देखिए, ये सवाल आपने कहा अपमान की दुकान। देखिए, हर चीज बीजेपी के रूल है कि मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज, वही तय करेंगे कि क्या अपमान है, वही तय। जर्सी गाय अपमान नहीं है, कुत्ते का पिल्ला बोलना अपमान नहीं है, गंदी नाली का कीड़ा बोलना अपमान नहीं है, रेनकोट में पहन के नहाना अपमान नहीं है। ये सारी अपमान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कहा। कांग्रेस के कोई नेता कुछ बोले, उसको अपमान की परिभाषा देके उसके ऊपर राजनीति करना, ये कब तक आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे? अगर आपने कुछ नहीं किया हो, आपको देखिए जो पैमाना होता है पब्लिक लाइफ का, दीपक भाई, जब से ये सरकार आई है 8 साल तक, कभी भी विपक्ष के साथ में अच्छे रिलेशन रखने का इनका कोई प्रयास नहीं रहा। जिस प्रकार के व्यक्तिगत अपमान होना, ये शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है। जब 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 मुख्यमंत्री थे आज के हमारे प्रधानमंत्री, तब से ये चल रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा था। तो जब व्यक्तिगत मुद्दे हम जो पहले जब देखते थे दीपक भाई, जब ये सरकार आई उसके पहले पाकिस्तान के कई बयान हम सुनते थे, ये व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही है, हमारे वहां तो ये कभी नहीं होता है। ये यहाँ पे चालू हो गया है 8 साल से, ये शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। ठीक है। और जब आप कुछ करते हैं तब हम पे सवाल उठाने का आपको अधिकार नहीं है। मत खेलिए, पहले अपने सवालों का जवाब दीजिए। और आखिरी बात दीपक, एक चीज मुझे बताइए, इनके आज तक जो भी स्टेटमेंट हुए, कौन से बड़े नेता ने उसका खंडन किया हो, या कौन से बड़े नेता के ऊपर एक्शन लिया होगा? अश्विनी चौबे कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, वो मंत्री थे जब उन्होंने गंदी नाली का कीड़ा खुला। कौन सा एक्शन लिया बीजेपी ने? कौन सी मॉरल राइट की लोग बात कर रहे हैं? मैं सीधे के.के. शर्मा जी के पास चलता हूं। के.के. शर्मा जी, रोहन जी ने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स गिनाए जो लोगों के दिमाग में है, लोगों के संदर्भ में है। क्या कहेंगे रोहन जी के इन आरोपों पर? नहीं, मैं इतना ही कह रहा हूं कि देखिए, आप जब प्रधानमंत्री जी की शुरुआत तो आपने की है ना ये सब बात शब्दों की। आप मैंने तो पहला उदाहरण आपको सुना दिया जब आपने लिया इसको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक मिनट, आपने बोल लिया, मैंने नहीं बोला था। आप निश्चिंत रहिए, के भाई के बाद मैं आपको भी मौका दूंगा अगर आप बोलना चाहते हैं तो। अगर डिबेट कहीं और चली जाती है तो बात अलग है। के भाई अपनी बात खत्म कीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शुरुआत तो ये जो है गांधी परिवार की देन है। गांधी परिवार ने सबसे पहले चुने हुए मुख्यमंत्री पर ऐसी बातें कही, इसके बाद प्रधानमंत्री जी पर लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। और एक बार भी अभी आपने खंडन किया हो, अभी पवन खेड़ा ने जो कहा, वो जाने दीजिए, पवन खेड़ा कोई चीज नहीं है, हम नहीं मानते पवन खेड़ा क्या है, लेकिन इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? इसको दे रहे हैं, इसको जो है, जब आप खंडन नहीं करते, राहुल गांधी कहते हैं मैं तो चला था भारत जोड़ने, और सारा सामान नफरत का ही लेके चल रहे थे, इसीलिए सारे बातें भी नफरत की बोलते गए वो। अभी आप ये गा रहे थे कि यहां पर महंगाई है, ये है, वो है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 4 साल के अंदर महंगाई पर कोई एक प्रदर्शन किया, एक कोई कार्यक्रम किया? केवल टीवी में बयानबाजी करने के लिए। क्यों? कि जमीन में आपको पता है आज की डेट पे कि दीपक जी की 2014 में 92% हम मोबाइल इंपोर्ट कर रहे हैं। 92%। विश्व के सेकंड नंबर के देश हम बन चुके हैं। स्टील प्रोडक्शन में हम जो है सेकंड नंबर में। ये 92% मोबाइल में आपको तब बता रहा हूं कि जब हमारे देश में 57% मोबाइल बाहर से इनके काल में आता था। आज भारत इतना परसेंट जो है निर्यात कर रहा है, 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां लगी यहां पर। आज ऑटोमोबाइल में हम सेकंड नंबर में हैं, स्टील प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर में हैं, दुनिया के सबसे सस्ता और क्वालिटी मेडिसिन बनाने वाले और 200 देशों तक देने वाले सबसे सस्ते दर में ये भारत आज बना है। आज मेड इन इंडिया के अंदर हमने पहली बार अपनी वैक्सीन बनाई है। ये इनको पता है कि जमीन पे हम जाएंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे, देश जिस ढंग से काम हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी समस्या ये बन गई है कि टीवी में आओ तो महंगाई इसकी बात करो, जमीन पे इनको कोई काम और करना है, जमीन पर इनको जहर बोना है, जमीन पर इनको अफवाह फैलाना है, विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलकर यहाँ पर जो है लोगों को भड़काना है, और ये सब खुल रहा है ना। ठीक है, आप सारी चीजें देख रोहन जी से सीधा सवाल लेते हैं, और सीधा सवाल ये है करते हुए आज आप कहीं नहीं रहने वाले हैं। आप गाली दीजिए जितना प्रधानमंत्री जी को देना है। ठीक है, अंत करिए के भाई, लाइन खत्म करिए, मैं अगला सवाल लेता हूं। लेकिन रोहन जी, एक हकीकत आपको बताता हूं, और राजनीति में सब कुछ हकीकत से चलता है, आदमी की प्रैक्टिकल लाइफ भी वैसी ही चलती है। आपने जब इनके बारे में कोई शब्द कहा, या इनके नेताओं के बारे में कहा, या प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, इन्होंने तो तुरंत कैच कर लिया।
उसका एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर नैरेटिव में उसका इस्तेमाल कर कर आपके खिलाफ वोट मांगे और वोट पा लिए, लेकिन आपका तो नुकसान और नुकसान ही होता रहा। तो कहीं आप इनके ट्रैप में तो नहीं फंस रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देखिए, अभी जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि मॉरल भाषण देने का अधिकार उसको जो खुद उसका पालन करता हो। आज शुरुआत किसने की? मैंने पहले भी कहा, 2014 से पहले कोई भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कभी भी इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होती थी। आपको मालूम है, गुजरात चुनाव आपने कवर किया था, जर्सी गाय की शुरुआत कहां से हुई? पहली बार यह स्टेटमेंट आया था। पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे होते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमको भी उसको इमोशनल इशू बना के करना चाहिए था, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वो नहीं किया। पर आज जो लोग बोलते हैं, आज 4 उंगली उनके सामने, उसका तो जवाब दे दे। अभी के शर्मा जी पढ़ के सुना रहे थे, क्योंकि मालूम है कि झूठ जब आदमी को बोलना हो तो दिल से नहीं आता, पढ़ के सुनाना पड़ता है। इतनी फैक्ट्री खोली, इतनी ये खोली। अरे भाई साहब, आंकड़े बताइए ना, बेरोजगारी के आंकड़े तो 10%। पढ़ना ही पड़ेगा। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में सुनने का भी रखिए, सुनने का रखिए, मत बोलिए प्लीज। दूसरी बात, आप आंकड़े की बात जो हमारा ऐसे, आप बीच में मत बोलिए कि मेरे पास तो पूरा ये उपलब्धि बोला, सुन लीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। मैं आप पढ़ के सुना रहे, आपकी स्टोरी सबने मैंने कुछ सुना दिया। आपको बता रहा हूं, जो एसएमई है, जो एसएमई सेक्टर में जो हाल इन्होंने किया है, देखिए देश की जान क्या है एसएमई। आज उनके लिए प्यारे 2-4 उद्योगपति हैं। आज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहां से होता है? छोटे उद्योगपति करते हैं, जो लोग गुजरात में भी और पूरे देश में। आज जो आपका शो देखते होंगे, आपका फेमस शो है, सबको मालूम है एसएमई के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए बेरोजगारी तो बढ़नी है। आप यहाँ पे मोबाइल के आंकड़े दे रहे हैं, भाई साहब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और आज अगर आपके आंकड़े सही होते तो क्यों आपके सीआईएमए के आंकड़े हर बार कहते हैं कि 10% के करीब महंगाई का दर है? क्यों बेरोजगारी का जो महंगाई का जो दर जो हम बोल रहे हैं, आरबीआई को अगर एक्शन लेना पड़ रहा है, इसका मतलब महंगाई तो है। आप आंकड़ों को तो नहीं झुठला सकते ना। आपका आरबीआई आपके अंडर में है, वो एक्शन ले रहा है कि महंगाई दर कम हो, उसके लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, और आप कहते हैं कि महंगाई नहीं। आपकी सरकार नौकरियां देने के पीछे लगी है कि नहीं हम नौकरी दें, और आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है। तो हकीकत का तो स्वीकार करने की बात है दीपक भाई। अगर ये सरकार हकीकत का स्वीकार ही नहीं करेगी तो उसका सोल्यूशन क्या लाएगी? उनके पास 2 ही टूल है, या हिंदू मुसलमान करो, या विपक्ष के ऊपर अटैक करो, या फिर राष्ट्रवाद की बात करो। ये 3 मुद्दों पे दुकान चलती है, पर लंबी नहीं चलेगी। सबको समझ में आ गया है कि भाजपा की फितरत क्या है। ये इमोशनल इशू बंद करें और रियल इशू पे 9 साल से आप सरकार में है। आप बताइए कि जो हंगर इंडेक्स की बात हो, या हम लोग रुपए के डिवैल्यूएशन की बात हो, ये सारे आंकड़े जो आपके खिलाफ आ रहे हैं, क्या आप देश की जनता को उसके लिए जवाबदेही आपकी बनती है? ठीक है, मैं आऊंगा क्योंकि भाई आपके पास आऊंगा, सबको एक एक मौका देते हैं, वरना बड़ा अच्छा नहीं लगता है, सभी लोग बैठे रहते हैं। मैं सीधे यहां से चलूंगा संगीत रागी जी के पास। संगीत रागी जी, क्या इमोशनल इशू छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर बीजेपी जाने का साहस करेगी? ये रोहन गुप्ता जी का कहना है, और मेरा कहना यह है, क्या मान अपमान इसी से राजनीति हो जाएगी 2024 की? मान अपमान पर 24 का घमासान। देखिए, 2-3 बातें जल्दी बोल दूं। पहली बात तो कि भारतीय राजनीति में इस प्रकार के गंदे शब्दों का प्रचलन जब से श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों में कांग्रेस की सत्ता आई, तब से ये शुरू हुआ। और उससे पहले भारतीय राजनीति में विपक्ष और पक्ष के बीच में मतभेद जरूर होते थे, लेकिन कभी इस प्रकार का विषवमन नहीं हुआ करता था। इसकी शुरुआत जो है वो वामपंथियों के संपर्क में आने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने किया। एक दूसरी बात, आप राहुल गांधी की जरा भाषा देखिए। प्रधानमंत्री कम से कम उनसे 20 साल बड़े हैं। मोदी तुमको बाहर निकलो डंडा से मारेगा, ये भाषा है कांग्रेस के युवराज की। और सबने कहा, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बताया था कि आजकल हम थोड़ा सा कसरत ज्यादा और योगा ज्यादा करना शुरू कर दिए हैं, लोग मारने पीटने की बात कर रहे हैं। तो कि नफरत की दुकान कितनी बंद करेंगे, कितनी ना बंद करेंगे, ये तो एक कहने वाली जुमला है। नफरत की दुकान, उनको दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी उससे ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। अब रही बात है कि क्या इससे फायदा है, लोकतंत्र के लिए नुकसान है। इस प्रकार की भाषा जो है वो लोकतंत्र की जो बहस और विमर्श है उसकी गंभीरता को कम करता है, इसलिए दोनों ओर से यदि नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। चौथी बात, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थशास्त्र
दोनों के व्याकरण बदल दिए हैं। जो पहले एक ढर्रे पर चलता था अर्थशास्त्र, उसको उन्होंने पूरी उसके ग्रामर बदल करके छोड़ दिया है। इतनी विपदाओं के बावजूद यदि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट अर्थव्यवस्था है तो ऐसे ही नहीं है कि आप कह दें, इसे खारिज कर दें कि अरे भाई ये तो बहुत खराब व्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक जो है आपको अप्रिशिएट कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रिशिएट, दुनिया की जितने रेटिंग्स हैं, एजेंसियां हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था का ये कर रहे हैं। आज भारत खाद्यान्न के मामले में जिसको भी उठा करके लेके चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आज खड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा पीडीएस सिस्टम आज दे करके चला करके रख रहा है। आज भारत एक्सपोर्ट, एक समय आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बंद, उनमें जंग खा गई थी, आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां आपको खुल करके गई हैं। ठीक है, 50 से ज्यादा वारशिप्स आप तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं हो रहा है ना। भारत की इकोनॉमी अच्छी स्थिति में नहीं होती तो ऐसा तो होता नहीं। इन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है ताकि हम ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, गोला बारूद नहीं खरीद सके। तो कांग्रेस को कम से कम आत्ममंथन करना चाहिए, इसलिए कि राजनीति में कोई नया प्रयोग करे कांग्रेस। जो घिसा पिटा प्रयोग सेकुलरिज्म का, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये चलने वाला नहीं है। ये सारे काम करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ देख चुके हैं और इसका असर जो है इनके ऊपर पड़ा है, उल्टा ही पड़ा है इन पर। ठीक है, नया प्रयोग, लेकिन मैं रोड में आऊंगा, मैं नैरेटिव पर बात ले जा रहा हूं। मान अपमान पे हमने बात कर ली, मैं इस पे सीधे राजीव रंजन जी की राय लूंगा। राजीव रंजन जी ने नया प्रयोग करने की बात की, लेकिन संगीत रागी जी आपने कहा कि बीजेपी को भी ऐसी शब्दावली, भाषावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे आगे चलकर पूछूंगा कि बीजेपी के उन नेताओं पर क्या कहेंगे जिन्होंने शब्दावली या भाषावली का प्रयोग किया। लेकिन राजीव रंजन जी, नैरेटिव की अगर हम बात करें तो कल तक तो आप बीजेपी के साथ थे, अब उनके खिलाफ हैं। आपने एकाएक जो भी कारण, रीजन अननोन टू द पब्लिक ऑफ इंडिया, इस डेमोक्रेसी के लोगों को नहीं पता कि नीतीश जी ने क्यों छोड़ा भारतीय जनता पार्टी का साथ और क्यों तेजस्वी के साथ चले गए, जिनका साथ छोड़ के वो बीजेपी के पास आए थे। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो बातें कही उन्होंने, विपक्षी पार्टियों को भी कोई नया प्रयोग करना पड़ेगा नैरेटिव के स्तर पर, वरना मोदी जी ने कई व्याकरण और कई खेल के रूल बदल दिए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जिस विषय पर हम सब लोगों को आमंत्रित किया है उसमें जनता दल यूनाइटेड की राय क्या है ये तो पहले सुनी लीजिए। उसके बाद अगर किसी भी पैनलिस्ट ने अगर कुछ कहा है तो विमर्श का अगला हिस्सा उसके हिसाब से हो, मैं इससे सहमत हूं। आप बिल्कुल अपनी राय रखिए राजीव। विषय कोई भी हो, मैं अपनी राय रखूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये खेल कब शुरू हुआ। कुछ लोग अपने अपने तरीके से इस पूरे परिदृश्य को लेकर अपनी राय रखेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में आने के साथ जिस तरह से भाषाई हिंसा बढ़ी है और ऐसे बयानवीरों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी, उनमें कुछ बयानवीरों को इसका पुरस्कार भी मिला। गिरिराज सिंह इसके उदाहरण हैं, जिनकी राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान लोगों को भेजने के लिए जो उनके पास उनका जो बयान था, उसने पाकिस्तान के मामलों का उन्हें विशेषज्ञ बना दिया और धीरे धीरे वो कैबिनेट मंत्री भी हो गए। अब लेकिन मैं कहूंगा निरंजन ज्योति, इन्हें संसदीय मर्यादा की किस श्रेणी में रखेंगे, जिन्होंने कहा किसकी सरकार बनेगी, रामजादों की बनेगी या हरामजादों की, ऐसा बयान था। और साक्षी महाराज जी ने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को शहीद कहा और ये सभी संवैधानिक पदों पर रहे हैं। अब ये साध्वी प्राची हैं जिन्होंने कहा कि भारत मुस्लिम मुक्त चाहिए। उन्होंने उस इंसान को 50 लाख रुपए देने का वादा किया था जो जाकिर नायक का सर काट कर लाए। ये खुमैनी का जो एक अवतार, खुमैनी की अवतार के तौर पर साध्वी प्राची को हम लोग यहां देख रहे हैं। रामशंकर कठेरिया से लेकर ज्ञानदेव आहूजा, जिन्होंने कंडोम और तमाम चीजों की बात जेएनयू के परिसर की। अब इसके बाद अनंत कुमार हेगड़े भी बड़े बयानवीर हैं। अनिल विज ने तो बाजाप्ता राहुल गांधी को
निपा वायरस के समान कहा और कहा जो भी राजनीतिक पार्टी इसके संपर्क में आएगी वो फना हो जाएगी। ऐसे बयानों के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब यहां बहुत ज्यादा आदर्श, नैतिकता, पारदर्शिता, भाषाई जो सूचिता है, इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नसीहत देश को है। इन्होंने केवल देश का परिदृश्य नहीं बदला, अपने दल के दो बड़े युग के तौर पर मैं देखता हूं, एक आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का युग था, विपक्ष के नेताओं के साथ जो उनके सौहार्दपूर्ण व्यवहार थे और वैचारिक मत भिन्नता के बाद भी कभी किसी के डीएनए की जरूरत नहीं पड़ी थी जानने की। लेकिन ये दौर आया और मोदी जी के समय में आपने एक प्रवक्ता की बात कही, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कोई बात कही, किन परिस्थितियों में कही, जो भी कहा, मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन ये शायद भारतीय जनता पार्टी के बदजुबानी के जो कीर्तिमान स्थापित करने वाले नेता हैं, इस निंदा से इनका सिलसिला नहीं रुकने वाला है। कल किसी इनके नेता ने नीतीश कुमार जी को कुर्सी में खूंटी से टांग देने की बात मेरे साथ पैनल डिबेट में कही। तो ये ऐसे लोग हैं और सच ये है कि जो लोग नैरेटिव की बात करते हैं, नैरेटिव तो मीडिया किस तरह से तय करने की कोशिश कर रही है। दीपक चौरसिया जी, आप देश के उन चर्चित और अनुभवी पत्रकारों में हैं जिन्होंने राजनीति का हर दौर देखा, लोगों का अर्थ भी देखा और फर्ज भी देखा। नहीं राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा वो आपने डीएनए वाले की बात कर दी। जब डीएनए की बात मोदी जी ने की थी, उसके बाद मैं उसी पर आ रहा हूं। ना एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। नीतीश कुमार जी बाहर भी गए थे उस वक्त एनडीए से, और उसी के बाद इसी मोदी और शाह की जो जोड़ी है, जिस जोड़ी की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ वापस भी आए, रहे भी, एक चुनाव भी लड़ दिए, फिर छोड़ के चले गए। इसको क्या आप राजनीतिक नैतिकता के तकाजे पर रखेंगे? नहीं, मैं आपके बगैर सप्लीमेंट्री के मैं आपको उस पर आ रहा हूं। यह सवाल केवल नीतीश कुमार जी के साथ क्यों? आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए बनाने वाले कौन लोग थे? नीतीश कुमार, बाला साहब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडिस और शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल। अगर इन चार दलों के गठजोड़ में कोई भी दल इनकी नीयत से और इनकी बदनीयती से अगर सावधान नहीं हुआ होता तो ये मटियामेट सबको कर चुके होते। इसलिए कि जिन राज्यों में ये गए, जिनके कंधे पर गए, चाहे वो शिबू सोरेन हो या बहन मायावती हो या नवीन पटनायक हो, इन्होंने बारी बारी से सबको छलने का काम किया। और ये विचारधारा की बात क्या करेंगे? जरूरत पड़ने पर पीडीपी से हाथ मिलाएंगे, जरूरत पड़ने पर अजीत पवार को रात के अंधेरे में बुला करके एनसीपी को सरकार में हिस्सेदारी देंगे, शिवसेना को कहेंगे कि ये विचारधारा के विरुद्ध अलायंस कर रहे हैं। यार मैं इस तरह सब पार्टी को कहना चाहता हूं, इंक्लूडिंग आपकी, प्लीज, सभी लोग गद्दी के चक्कर में रहते हैं। माफ कीजिए, राजनीति में शुचिता, नैतिकता, ये जो है दीवार पर टांगने के अच्छे स्लोगन्स रह गए। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, सब करते क्या है? आपने मुझे कहा ना, मैं अनुभवी हूं, तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे गठबंधन बनते हैं और कैसे तोड़े जाते हैं। तो उसके लिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखी जाती है, उसके कुछ सेट पैराग्राफ हुआ करते थे एक जमाने में। मैं सीधे वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी, मैंने आपका हाथ देख लिया, केके जी आपका भी हाथ देख लिया, लेकिन मैं वाजपेयी जी के पास एक भी बार नहीं गया हूं। वाजपेयी जी क्या कहेंगे? वाकई कुछ लोग बयानवीर बन के बड़े नेता बन गए, जैसा राजीव जी आरोप लगा रहे हैं? आपको लगता है बिहार के संदर्भ में ठीक है? देखिए दीपक जी, मान सम्मान अपमान का जहां तक सवाल है ना, तो मोदी जी ने जितनी प्रताड़ना सही है वो शायद ही किसी नेता ने सही होगी। आप याद करिए, ये अभी राजीव रंजन जी प्रवचन सुना रहे थे, इनके नेता ने क्या किया था? नीतीश बाबू ने घर पे खाने पे बुला के थाली छीन ली थी, याद है ना आपको? उससे बड़ा अपमान कोई होता है क्या? उसके बाद उनके साथ हाथ मिलाने को इनको ऐतराज हुआ करता था। वाजपेयी जी प्रवचन आप अपना जारी रखिए। अरे सुनिए ना, मैं तो बोलता नहीं। और उसके बाद आपको याद होगा, गुजरात ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जो चेक भेजा था वो इन्होंने वापस कर दिया था
किसको प्रवचन सुना रहे हैं, किसको लेक्चर दे रहे ज्ञान हैं। अच्छा और है जहां आपका, तक बढ़िया। मोदी जी का सवाल है, मोदी जी का सवाल जहां तक है ना, मोदी जी ने राजनीतिक व्यंग तो किया होगा, लेकिन अपशब्द कभी आज तक इस्तेमाल नहीं किए, और यह जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है। राजनीतिक व्यंग, गाली गलौज और अपशब्द, इसमें फर्क होता है। तो एक एग्जांपल दे दिया। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इन्होंने तो सबसे बड़ी उपाधि दे दी, चौकीदार चोर है। कितना बवंडर मचाया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी भी मांगी थी राहुल गांधी ने। भूल गए क्या? तो देखिए, आपको अगर एग्जाम्पल सेट करने हैं तो ऊपर से सेट होते हैं। इंडिविजुअल क्या करता है क्या नहीं करता, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे किसी पार्टी का लीडर है, उसके लिए बना हुआ डिफेमेशन का एक्ट बकायदा। अगर किसी को अपशब्द लगे तो बकायदा केस फाइल करके। पवन खेड़ा के बयान पर आए हैं ना। अरे सुनिए सर, आज आप किसके बयान पर विमर्श में शामिल है? आप पवन खेड़ा के बयान पर आप शामिल हुए। आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए इंडिविजुअल के बयान पर आप आए। आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, आप इंडिविजुअल के बयान पर आए। जी, ये अच्छा नहीं लगता। आप बौखलाए ना, आपको अच्छा नहीं लगता, आप बौखलाए ना, कोई परवाह नहीं। प्लीज आप बौखलाए ना, अच्छा नहीं लगता, प्लीज आप बौखलाए ना। ना मैंने आपको याद दिलाया है भाई, आप ये पवन खेड़ा के बयान पर कह लें दीजिए ना उनको, कह लें दीजिए। आपने भी बड़ा लंबा बोला, सब संदर्भ आप भी ले आए थे। वाजपेयी जी को अपनी बात कह लें दीजिए ना। हर आदमी अपनी दिल की बात कह लेता है तो हल्का हो जाता है डिबेट के अंदर। वाजपेयी जी को भी कह लेने दीजिए। नहीं, आप अगर हम कुछ कह देंगे तो इनको दिक्कत होगी। इनको नहीं, बोल ही दीजिए वाजपेयी जी। हम तो चाहते हैं कि विरोधी दल वाले अपने सामने वाले क्या में आसपास दिक्कत करें, तभी तो डिबेट होगी। अरे हम किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे यहाँ पे सत्संग करना पड़ेगा। और इस बार सत्संग में ज्यादा, और इस बार का चुनाव जो है, इस बार का चुनाव जो है ना, मान अपमान सम्मान पे नहीं होना है। इस बार का चुनाव होना है रिपोर्ट कार्ड पे, और बीजेपी रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बैठी है। इस बार का चुनाव होगा मोदी जी के नाम का चुनाव, और उसमें जो उन्होंने काम किए, गरीबों को सबसे ज्यादा शौचालय बना के किसने दिए? बताइए, जवाब है इनके पास? क्या जवाब देंगे? पक्के मकान बना के किसने दिए? कोई जवाब है इनके पास? मुफ्त राशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? नतीजे आपका जवाब है इनके पास? आप तो बौखला गए। मैं सीधे वाजपेयी जी और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैं रोहन जी के पास जाऊंगा, केके जी के पास जाऊंगा। ठीक है रोहन जी, जवाब दे दीजिए वाजपेयी जी का। भाई रिपोर्ट कार्ड लेकर बीजेपी बैठी हुई है, और 2019 के चुनाव का आपके बाद सबसे बड़ा नैरेटिव क्या था? सबसे बड़ा नैरेटिव चौकीदार चोर है। फिर उसके बाद आप भारत जोड़ो यात्रा चुराते हैं, नफरत की दुकान बंद करने आया हूं, मोहब्बत की खोलने आया हूं। तो चौकीदार शब्द, चौकीदार चोर ऐसे नफरत की दुकान तक, कैसा ट्रांजिशन है? आपस में विरोधाभासी है दोनों चीजें रोहन जी। देखिए दीपक जी, ये वाजपेयी जी अभी जो मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, अभी उन्होंने कहा कि गरीबों को ये दे दिया वो दे दिया। मैं उनको मोदी जी के बयान, क्योंकि वाजपेयी जी तो मोदी जी के बयान दिल से सुनते होंगे, उनके बयान याद दिला दूं। जब उन्होंने कहा था कि 2023 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2023 तक हर भारतीय को घर मिल जाएगा, 2023 तक हर घर में नल होगा, जल होगा, 24 घंटे बिजली होगी, 2023 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। ये सारे वादे मोदी जी ने किए थे, और आज वो गोल्ड पोस्ट खत्म हो गई। तो मुद्दा, जब आप जनता के सामने कोई वादा लेके जाते हैं भाषण में, अगर वो पूरा नहीं होता है तो आपने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने क्या एजेंडा लेके करे, तो अपने गोल्ड पोस्ट जो मिस की उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। उसका तो जवाब है नहीं। और मैं आंकड़ों के साथ डिस्कशन करने को तैयार हूं दीपक जी। वो एक्सपोर्ट की बात हो, इंपोर्ट की बात हो, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट की बात हो, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो, सारे आंकड़ों पे मैं डिटेल डिस्कशन करने को तैयार हूं कि सरकार बुरी तरह से फेल है, और इसीलिए 9 साल के बाद में उनको इमोशनल इशू का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं एक चीज पूछता हूं रोहन जी, और बहुत दिल से पूछ रहा हूं सवाल, एक थर्ड पार्टी के तौर पर पूछ रहा हूं, एक एंकर के तौर पर पूछ नहीं रहा हूं, मैं एक वोटर के तौर पर पूछ रहा हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी को नहीं पता था 2020-21 में कोरोना आ जाएगा, 1.5-2 साल के अंदर दुनिया बंद रहेगी। उसके बाद मोदी जी ने उसके सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री के तौर पर 250 करोड़ टीके भी लगवा दिए। उसका भी क्रेडिट नहीं दे पाएंगे आप उनको, या उस पर भी सवाल उठाएंगे? सीधा सवाल है। इतना बड़ा देश है, आप सारे
जितने भी देश हैं, जितने भी वर्ल्ड में सारे देश हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, सारे देशों ने अपने मध्यम वर्ग के अपने लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया है। ये एकमात्र ऐसी सरकार थी जो निर्दयी सरकार थी कि नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं। नहीं दीपक जी सुनिए, मेरा जो सवाल, आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक स्टडी मेरा एक विषय है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं। सब जितने भी जो विश्व के जो देश हैं, सबने इकोनॉमिक पैकेज उनकी जनता को दिया था। आज इनकी सरकार के इकोनॉमिक पैकेज उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं समझ पाए। देखिए, ट्रायल एरर से देश नहीं चलता है। जो जिस प्रकार से मौतें छुपाई गई देश के अंदर कोरोना के, जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, मार्केटिंग तो अब हर चीज का, आज हर देश में नहीं है कोरोना, तो हर देश की सरकार उसका क्रेडिट लेगी। पर जो जनता को भुगतना पड़ा है, मैं गुजरात से हूं, आपको मालूम है विश्व के आंकड़े हैं कि यहाँ पे मौतों को छुपाया गया, ये कहीं नहीं हुआ है। तो मुद्दा उसमें हम ना जाए, आज वो राजनीति का मुद्दा नहीं है। दीपक जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार गोल्ड पोस्ट को शिफ्ट ना करे। जो काले धन की बात थी, 15 लाख की बात थी, इन मुद्दों पे अगर सरकार में हिम्मत है, 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आए, अगर उनमें दम होता तो इनको इमोशनल मुद्दे पे राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती, हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं पड़ती, और उनके नेता कोई भी ये बयान देते तो एटलीस्ट कोई एक्शन लिया जाता पार्टी के द्वारा। वो अनुराग ठाकुर का जूते मारो वाला बयान हो, या गंदी नाली की कीड़े का बयान हो, या गिरिराज, आज कौन सा, आपको मालूम है कि ये सब चीजें आपको सुहाती है। जितना हिंदू मुसलमान पे डिस्कशन होगा, भाजपा को रियल इश्यू से ध्यान भटकाने का मौका मिलेगा और आपको जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी। यही तो मैं के शर्मा जी के पास चलता हूँ। के शर्मा जी, बड़ी सीधी बात है और सपाट बात है गौरवन जी की, कि आप जानबूझ के गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपने 2019 में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, उनका जवाब नहीं है, तो आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं। फिर अनुराग भदौरिया जी और संगीत रागी जी, माफ कीजिएगा, सॉरी। देखिए, मैं केवल इतना ही रोहन जी को याद दिला दूं कि हमारे पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए बहुत कुछ है। केवल इतना 2-3 आंकड़े ही गिना देता हूं, इनको ध्यान में आ जाएगा। 2014 से पहले दीपक जी मात्र 80 लाख केवल जो है पक्के मकान बने थे, आज सरकार ने बनाए। आप सुन लीजिए, सुन तो लीजिए ना, आपके टाइम पे नहीं बोले हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैंने ये क्या किया, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने गोल्ड पोस्ट क्या सेट किया था कि 2023 तक सारे भारतीयों को घर, मैं उसमें भी आ रहा हूँ, वो बताइए। गोल पोस्ट पे ही आ रहा हूँ, गोल पोस्ट पे आ रहा हूँ भैया, चिंता मत कर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 80 लाख कुल मकान बने थे, आज 3.5 करोड़ जो है पक्के मकान बना के गरीबों को दिया गया। तब भारतीयों को 3.25 करोड़ नल से जल जो है इतने सालों में केवल जो है 3.25 करोड़ मिले थे, आज 11 करोड़ परिवारों तक नल से जल पहुंचा है। आज जो है 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है निःशुल्क जो है मुफ्त सिलेंडर मिला है। 80 करोड़ लोगों को जो है राशन मिल रहा है। एक नहीं, 40 लाख से ऊपर लोगों के जो है बैंक खुले हैं। ये सारा किसने किया है दीपक जी? लेकिन समस्या इनकी ये है कि ये नहीं, उसको उस पे ये आके हमारा सामना नहीं कर सकते। अभी इन्होंने कहा गोल्ड पोस्ट चेंज करना, मैं आता हूं गोल्ड पोस्ट पे ही। आप ही ने अभी इनको याद दिलाया कि इतना कुछ आप लेके चले थे 2014 से 2019 तक, रोज रिपोर्ट कार्ड पूछते थे। हम तो हर साल रिपोर्ट कार्ड लेके आते, भाई में अपना भी मनाते हैं। लेकिन जब चुनाव आया तो आपके मुंह से क्या निकला? आप पूरा चुनाव 2000 दीपक जी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम चिल्लम चिल्ली थोड़ा कम करें और दोनों एक दूसरे की बात सुने। आपको इंटरवीन करना है, बिल्कुल करिए, अपनी बात कह के हट जाइए, उनको जवाब दे दीजिए। और के भाई भी इंटरवीन करना चाहते हैं, अपनी बात कह के हट जाए, उनका जवाब कंप्लीट होने दे। और सभी सम्मानित गेस्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है। के जी, अब मैं दूसरी गोल पोस्ट पे आता हूं। अभी आपने इनको याद दिलाया 2014 से 2019 तक बहुत गा रहे थे महंगाई और यही सब, ये पुराना टेप रिकॉर्ड इनका चलता है। लेकिन 2019 का चुनाव किस पर आके लड़े? प्रधानमंत्री जी को चोर कहते हुए कि चौकीदार चोर है। तो किसने गोल पोस्ट चेंज किया? क्यों नहीं आपने महंगाई और इस पे चुनाव लड़ा? क्योंकि आपको उस समय पता था कि जनता जवाब दे रही है, जनता उपलब्धियां उनको उनके तक काम पहुंच रहा है, इसलिए आप नहीं बना पाएंगे। अब फिर बीच में दीपक जी, ये कैसी बदतमीजी है? मैं नहीं, इतनी बदतमीजी क्यों करते हो यार? कम से कम एक टीवी चैनल में बैठे हो, हर भारतीय को घर में चैनल में बैठे हो, सभ्यता से बात करना और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्या ये दोनों अपनी अपनी बात कहना? आपके मुंह में वो शब्द नहीं डाल सकते, उनके मुंह में मैं भी नहीं डाल सकता, आप भी नहीं डाल सकते। क्या कीजिए, कंक्लूड करिए प्लीज।
अब मैं वही कह रहा हूं कि देखिए इनको पता है ऑलरेडी कि ये उस पर नहीं लड़ सकते। अभी भी इन्होंने क्या है, अफवाहों के बाजार, विदेशी षड्यंत्र भी से जो है यहाँ पर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे। मैंने पूछा कि 4 साल में एक बार भी आपने महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसी पर कोई जन प्रदर्शन करके अपनी बात कही हो? क्यों नहीं जा पाते आप जनता के बीच? क्योंकि जनता आपको जवाब दे रही है। अभी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, 7 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में हम चुनाव जीते। ये दिखाता है कि जनता हमारे साथ खड़ी है, हमारी उपलब्धियों के साथ खड़ी है। दीपक, क्योंकि हम विकास के काम पर जाके जनता, मैं छोटा सा जवाब दे दूं, एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात केवल मात्र, मैं राजीव रंजन जी का अभी मैं सुन रहा था, अद्भुत ज्ञान दे रहे थे। उनके पूरे शब्दकोश में केवल भाजपा के लोगों के नाम थे उनके डायरी में, बाकी किसी के नाम नहीं थे। इससे मुझे समझ में आता है कि जिस ढंग से नीतीश कुमार आज जो है 6 महीने से चिरौरी कर रहे हैं गठबंधन के लिए, लोकसभा के लिए, शायद उसका ही ये पार्ट यहां निभा रहे हो। लेकिन राजू जी इतना केवल बता दो कि नीतीश कुमार जी की जितनी आप गीत गा रहे थे, पूरे 17 साल में नीतीश कुमार अपनी दम पर, अपनी बदौलत पर एक बार भी बिहार में सरकार नहीं बना पाए। ठीक है, मैं राजीव जी से जवाब लूंगा, मैं राजीव जी से जवाब लूंगा। रोहन भाई, मुझे अनुराग भदौरिया जी के पास जाना है। बिहार में भी सरकार नहीं बना है, इसलिए बहुत गीत मत गाया कीजिए, ये समझ सुन लीजिए। और डीएनए के बाद बिहार में एक मिनट, के शर्मा जी, बिहार में आप कब सरकार बना पाए अपने बलबूते? अरे दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के बनाई है, दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के बनाई है। रोज जी रुक जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी के पास जाना है, नहीं तो रोहन भाई आपको साइकिल पे नहीं बिठाएंगे। अनुराग भाई जल्दी नाराज हो जाते हैं। ये फेयर नहीं होगा। इन्होंने मुझसे कोई सवाल किया है। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा राजीव जी, जब मैं आपके पास आऊंगा ना, मैंने तो आपको बता दिया, आईना दिखा दिया है आपको। दीपक जी, आप बात आईना दिखा दिया जो बड़ी बातें नीतीश कुमार कर रहे हैं। अभी मेरा जवाब दे दीजिए। चले ले लीजिए, फिर मैं अनुराग भाई से रिक्वेस्ट करूंगा राजीव भाई को अपना थोड़ा सा टाइम दे दे। राजीव जी ले लीजिए। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी की त्रासदी ये है कि जनादेश का अपहरण, अगर इनके साथ हम लड़े और बीच में अगर अलायंस बदल गया तो ये जनादेश का अपहरण हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ये चिरौरी कर रहे थे आकर के, किसी तरह से इनको बिहार में भी भगवा झंडा की हिस्सेदारी सरकार में मिल जाए और ये सरकार में शामिल हो गए। उस समय में इन्हें बिहार में नीतीश कुमार जी कहीं से कोई तानाशाह नहीं दिख रहे थे। नीतीश कुमार जी के बगैर इनका काम नहीं हो सकता था। इसका एहसास मुस्कुराइए, चिल्लाइए, करुण आर्तनाद कीजिए। नीतीश कुमार जी के बगैर जब आप लड़े 53 सीटों पर पहुंच गए थे। और इसे लिख लीजिएगा, बिहार में बुरी तरह, लोग बोलते हैं सुपड़ा साफ होना, बड़े अंतर से बिहार की 40 सीटों पर महागठबंधन से आपकी हार तय है और बिहार तय करेगा। चलिए, होगा हम देख लेंगे। केवल आपको हम बिहार में झटका नहीं दे रहे। ठीक है, बिहार से पूरे देश में आपकी चूड़े, लेकिन मैंने अनुराग भाई को पिछले 35 मिनट से कुछ नहीं बोलने दिया। अनुराग भाई से मैंने शुरुआत करी, तो अनुराग जी मेरा सीधा सवाल बता दूं। दीपक भाई एक लाइन बोल देता हूँ, एक लाइन बोल दीजिए कि रोहन भाई, मैं फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। बोलेंगे तो इन्होंने कहा, मैं एक लाइन बोल देता हूँ मात्र, एक लाइन ये बताइए ना। नहीं, मैं एक लाइन कह देता हूँ, सुन लीजिए राजू जी हो जाएगी, बताइए एक लाइन में। मैं बता देता हूँ, मैं राजू जी को ही बता देता हूँ, सुन लीजिए। अनुराग जी का नाम लेके बोलिए, तब अनुराग जी शांत होंगे। जनाब, हाँ, मुझे बोलने तो मौका दीजिए। मैं कहता हूँ केवल इतना राजू जी को बता दूं। सीटों पर थे के शर्मा जी, नहीं बोल पाए, तो एक लाइन में क्या बोल देंगे? 10 पर जोर डालिए, हमारे बगैर लड़े कितनी सीटों पर 2015 के चुनाव में आप पहुंच गए? अरे 2014 का लोकसभा भी याद कर लीजिए ना राजीव रंजन जी, आप इनके बगैर लड़े थे। 2014 लोकसभा याद करिए, कितनी सीटें आई थी आपकी? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की इतनी मदद करने के बजाय केवल मैं आपको याद दिला, सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूं खाली, मैं किसी की मदद नहीं कर रहा हूं। मैंने के शर्मा से भी पूछा कि आपके लोग आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान क्यों देते हैं, आपने वो सुना नहीं। हम लोग बोल रहे हैं दीपक जी, अगर आपका विचार अगर विपक्ष की तरफ भी थोड़ी सी दया दृष्टि हो तो हम लोग भी। अरे सब तीनों विपक्ष वाले, रोहन गुप्ता जी, अनुराग भदौरिया, राजीव रंजन जी, आप लोग एक एक ना सोटा लेकर आया करिए, बढ़िया सा कूड़ा, और दे एंकर को मस्त हो जाए बिल्कुल डिबेट।
फिर उसके बाद कोई दूसरे चैनल पे जाएगा ही नहीं। चलिए अनुराग जी से शुरू करते हैं। अनुराग जी बोलिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बेरोजगारी, महंगाई, गड़बड़, वादे पूरा ना करना, ये नैरेटिव तो कई चुनाव में हम देख चुके हैं। 17 में देख चुके हैं, 19 में देख चुके हैं, 22 में देख चुके हैं, 14 में देख चुके हैं। देखिए अभी ये इन्होंने कहा कितने करोड़ मकान बना दिए, चलिए हमने आपकी बात मान ली। फिर आपने कहा कितने करोड़ हमने शौचालय दे दिए, कितने करोड़ नल जल पता नहीं क्या क्या कर दिया। जो चीज दिखाई पड़ रही है ना वो है महंगाई, सामने दिखाई पड़ रही है कि आपने महंगाई कम कर दी। अच्छा, नल नहीं दिखता? किसी डाटा सुनिए, इसके लिए किसी डाटा नल नहीं दिखता है अनुराग भाई? नहीं मेरी सामने नल नहीं दिखता। अरे शौचालय जो बनाए उसमें दीवारें नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे, उनमें उनकी दीवार नहीं है लेकिन शौचालय है इनके पेपर पे, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता। इसलिए मैंने कहा ना जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, दिखाई पड़ रहा है वो महंगाई है सबके सामने, जिससे ये भाग नहीं सकते कि महंगाई से कमर लोगों की टूटी हुई, जिसपे बात करने को तैयार नहीं, एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकलेगी महंगाई का, बात ही नहीं करेंगे महंगाई के ऊपर में। क्यों? क्योंकि दिखाई पड़ रही है। वहां डाटा से काम चलेगा नहीं, जो पेपर में लिख के ले आते हैं झूठ सच, वो तो उससे काम होगा नहीं। ये तो सामने दिखाई पड़ रही है। बेरोजगारी जिसपे चर्चा नहीं करेंगे, इनको चर्चा नहीं करनी है। अभी पेट्रोल डीजल की बात करो तो चुप हो जाएंगे। यही लोग जो सिलेंडर लेके अपने सर पे घुमा करते थे कि आपकी बहुत महंगाई की मार है, डीजल पेट्रोल की कीमत बहुत है, अभी सिलेंडर की बात कर रहे थे। इनसे पूछो सिलेंडर क्या भाव हो गया। जो इन्होंने सिलेंडर दिए भी थे वो आज वो रिफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो घर में रखे हुए 1100-1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, 1000 रुपए के ऊपर। कौन भरवा लेगा? कौन गरीब अपना यहाँ सिलेंडर फिल करवा पाएगा? इसके बारे में चर्चा नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दुनिया की बातें तो करते हो, ये वो इधर उधर, सीधी बात है कि क्या रुपया पतला नहीं हुआ डॉलर के मुकाबले? यही तो आपके सवाल थे। क्या किसानों की इनकम दोगुनी हो गई? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गया? मेरा सीधा सवाल है, इधर उधर की बातें नहीं। किसान की इनकम दोगुनी होगी नहीं हो गई ये बता दो, बस कह दो हो गई। ठीक है, संगीत रागी जी से एक जवाब, फिर रोहन गुप्ता जी और राजीव रंजन जी दोनों के पास जाऊंगा और वाजपेयी जी के पास। संगीत रागी जी, देखिए आपने 3 ही नैरेटिव सुने। सबसे पहला रोहन जी ने बोला गोल पोस्ट चेंज करना, अनुराग जी ने बोला महंगाई, बेरोजगारी, वादे पूरा ना करना। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या जो 15 लाख रुपए वो मिल गए? ये रोहन जी ने भी उठाया। आप मुझे बताइए, यही नैरेटिव क्या 2019 में नहीं था? क्या 2022 में नहीं था? दीपक जी यदि पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो को देख लें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती है कि जो उसके मैनिफेस्टो में है वो सारे के सारे पूरे हो गए हैं, और वे भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में एक चॉइस होता है, डेमोक्रेसी में चॉइस होता है जिसे हम कहते हैं अच्छा है और उससे बेहतर अच्छा है। यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार को जितनी क्रेडिबिलिटी है, इनमें से सारे विपक्ष को एक साथ मिला दे तब भी वो क्रेडिबिलिटी बराबर नहीं आती है। आप नीतीश कुमार के बारे में जिक्र करें, जो आदमी रोज पाला बदलता हो, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी की साख पर खड़ा हुआ हो और उसी का डाल काटे, तो ऐसे आदमी को विश्वासघाती आप नहीं कहेंगे, उसके डीएनए पर प्रश्न नहीं करेंगे तो कौन क्या करेंगे? जो आदमी लालू को सबसे भ्रष्ट कहता हो, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ता हो और उसी की गोद में जाकर के बैठ जाता हो, तो उस आदमी को भ्रष्ट नहीं करेंगे तो उसके कौन से भ्रष्ट? अरे अपना डीएनए देखो यार, सुन लीजिए, अपना डीएनए देखो, अपना डीएनए देख लो, अपना डीएनए देख लो। संगीत रागी लग रहे हो, बदतमीजी नहीं, लग रहे हो, बिल्कुल बदतमीजी नहीं, तुम काम क्यों करने लग रहे हो? बदतमीजी नहीं संगीत रागी, क्यों लग रहे हो? अपना डीएनए देखो, ये पता लग रहा है, डीएनए देखो, पता लग रहा है कि क्या है डीएनए देखो। तो ऐसे व्यक्ति के डीएनए के बारे में क्या कहा जा सकता है? गलत बात जिस व्यक्ति को बिहार की राजनीति में पलटू मार, विश्वासघाती, पलटू मार हो, उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? एक मिनट, ऐसे बदतमीज लोग, ऐसे बदतमीज लोग यहाँ भाषा की मर्यादा और शालीनता पर बहस कर रहे हैं। राजीव जी, संगीत रागी जी, आप दोनों बड़े भाई हैं। हमने नहीं कहा, अरे बहुत आपको जिस तेजस्वी ने कहा, जिस तेजस्वी ने चरित्र पर उंगली उठाई, वो तो बहुत आदमी अच्छा है आपके लिए। अरे मैंने कहा तो चुप रहो, बेहुदा कहीं का, बेहुदे चुप रहो तुम। बहुत देर से सुन रहा हूं तुमको। इन शब्दों के साथ में दोनों को मैं
मैं फॉर द टाइम दोनों को स्क्रीन से हटा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा हो, एक दूसरे पर हम गुस्सा नहीं निकाले, उससे कुछ हल होने वाला नहीं। मुद्दों को रखे, अपने पॉइंट्स को रखो, बेहतर उपमाओं का इस्तेमाल करें, अच्छा होगा। हम कोई स्ट्रीट फाइट करने के लिए, गली की लड़ाई करने के लिए तो यहां बैठे नहीं है। सीधे मैं रोहन गुप्ता जी के पास चलूंगा। और रोहन जी, आपने देखा सभी का मिश्रित जो निकल कर आया है, उसके बाद में वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। आपको नहीं लगता कि आपको आपके अभी तक के जो नैरेटिव है उनसे कहीं आगे जाके सोचना पड़ेगा, तब आप असल में मुकाबला कर पाएंगे? रोहन जी, ये सवाल आपके लिए था। नहीं, जरा रिपीट करेंगे, बीच में मैंने कहा कि अभी तक आपके जितने नैरेटिव है कि गोल पोस्ट बदल दिया, काम नहीं किए, 15 लाख नहीं दिए, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 2022 तक क्या घर मिल गए, 2022 तक क्या सबको नल मिल गया, क्या आपको नहीं लगता कि इस नैरेटिव से आगे नहीं जाएंगे तो आप अच्छा मुकाबला नहीं दे पाएंगे 2024 में? तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, और हमेशा ऐसा नहीं, आप 2019 चुनाव थे तब ये नैरेटिव चले थे और लोगों की पीड़ाएं थी, उसमें नोटबंदी की भी पीड़ा थी। पर गोल पोस्ट कैसे होता है? जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा वाले हर बार बोलते हैं कि नोटबंदी के बाद हम जीत गए। कौन से मुद्दे पे? स्मशान कब्रिस्तान पे चुनाव को लेके गए, उत्तर प्रदेश का पूरा कम्युनल एटमॉस्फेयर कर दिया। अगर इनकी दानत में खोट नहीं होती तो स्मशान कब्रिस्तान नहीं करते, वो किया। 2019 की बात आई, पूरा राष्ट्रवाद पे चुनाव को लेके चले गए। मेरा यही कहना, और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा जो इस बार दीपक जी ने की है, उसका उद्देश्य क्या था कि 3 मुख्य उद्देश्य, महंगाई, बेरोजगारी और जो धार्मिक नफरत भाजपा फैला रही है, ये 3 मुद्दों को हमने काउंटर करने के पॉजिटिव नैरेटिव पे हमने यात्रा की और सफलता मिली। हमारा जो चैलेंज ये है दीपक जी कि अगर हमने भाजपा के नकारात्मक मुद्दों को नहीं चलने दिया और अगर चुनाव सकारात्मक मुद्दे पे हो गए, तो यही सारे मुद्दे पे जो भाजपा की जो अहंकार की जो लंका है वो डूबने वाली है। और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं 8-9 साल के, जो भी है आपके सामने है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हिमाचल, ये लोग भूल जाते हैं के शर्मा जी भाजपा के लिए जब से हिमाचल आ रहे हैं देश के नक्शे से चला गया। हिमाचल एक छोटा राज्य था जहां भाजपा की सरकार थी, जहां से उनके अध्यक्ष आ रहे थे, केंद्रीय मंत्री आ रहे थे, वहां पे प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे दौरे किए। क्यों हारे वहां पे? वहां पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि चुनाव को हम लोकल इश्यू पे रखेंगे, जनता के इश्यू पे रखेंगे और भाजपा की नकारात्मकता में नहीं जाने देंगे। वो हमारा प्रयास सफल हुआ और इसी मुद्दे से को लेके हम लोग सिर्फ जनता के मुद्दों की बात करेंगे। यही कांग्रेस की राजनीति रहेगी और इसमें भाजपा के जो अडंगे हमने देखे पिछले चुनाव में, उससे हम सीखे कैसे उनको काउंटर करना। हमने सिर्फ इतना कर दिया। यही पे मुझे के जी को भी 1 मिनट देना पड़ेगा रोहन भाई, मैंने आपको 2 मिनट दिए। 30 सेकंड्स प्लीज। और 10 सेकंड। अभी के शर्मा जी ने पूरा भाषण दे दिया, सब दे दिया। 4 मुद्दे गोल पोस्ट के, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, 15 लाख नहीं मिले, 2 करोड़ रोजगार नहीं हुए, हर भारतीय को घर नहीं मिला। ये तो हकीकत है ना, हमने नहीं कहा था। ठीक है, संगीत राय के लिए 30 सेकंड आपके, उसके बाद 1 मिनट के शर्मा जी का। सॉरी वाजपेयी जी, आज के लिए। देखिए मैंने विश्वासघाती और डीएनए शब्द का प्रयोग किया था तो कोई असंसदीय भाषा नहीं प्रयोग किया था, जो कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए सर पर चिपका हुआ है, उनके ललाट से चिपक गया है विश्वासघाती और डीएनए का। एक दूसरी बात, जहां तक आंकड़ों की बात है, जहां पर क्रेडिबिलिटी की बात है, तो नीतीश कुमार के पास क्रेडिबिलिटी क्या है? कौन सा ऐसा देश का नेता है जो नरेंद्र मोदी के सामने आज के दिन में टिकने वाला है? और 2019 का चुनाव मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बराबरी में करने वाला भी है, चाहे वो मैं यहां से राजीव रंजन जी 30 सेकंड आपके, फिर 1 मिनट के शर्मा जी के संसदीय जीवन पर सवाल खड़ा करने की है। इसके नेता चाटुकारिता करेंगे आकर नीतीश कुमार जी की, और ये बहस कर रहा है उनके व्यक्तित्व पर, उनको गालियां दे रहा है। नीतीश कुमार के संसदीय चरित्र पर मैं क्यों नहीं खड़ा करूंगा? कौन सा ऐसा बड़ा है नीतीश कुमार का चरित्र के बारे में बताओ। नीतीश कुमार का चरित्र के बातों का जवाब, नीतीश कुमार का चरित्र दोनों बता रहा हूं, किसी के चरित्र के बारे में नहीं चाहता नेशनल टेलीविजन पर टिप्पणी हो। के शर्मा जी, आपका जवाब रोहन गुप्ता जी को, उनका कहना है कुछ नहीं हुआ, जो वादे थे आपने पूरे नहीं किए, इसीलिए गोल पोस्ट आप हर चुनाव में बदल देते हैं। उन्होंने हिमाचल का एग्जाम्पल दिया। नहीं तो यदि नहीं, मुझे आश्चर्य ये है इतना चुनाव कांग्रेस हार क्यों रही है? जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो जनता हमको क्यों समर्थन दे रही है? नरेंद्र मोदी जी के प्रति क्यों विश्वास पैदा कर रही है? इन्होंने हिमाचल की बात की, मैं जवाब दे देता हूं। कुल 38,000 वोट से हम हारे हैं हिमाचल में।
और आपके एक लॉलीपॉप के कारण हारे हैं, वो भी हमको समझ आता है। लेकिन उसी समय जब गुजरात में चुनाव हुआ, आप तो 17 सीट पर आके खड़े हो गए। वहां पर आप अभी गिना रहे थे कोरोना में वहां ये बुरी हालत थी और ये थी, तो गुजरात की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद कैसे दे दिया? 157 सीट जिता दिया और आपको 17 मिला दिया कि विपक्ष के नेता तक नहीं बन सकते आप। ठीक है, तो देश भर में जहां आप सुकुड़ रहे हैं, एक मिनट मेरी बात पूरी होनी दीजिए सर। और यही नहीं रोहन जी, आपको थोड़ा आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2019 में 18 राज्यों में 0 सीट पर आप खड़े हैं, 0 सीट पर खड़े हैं, जो हमने हिमाचल में किया है, तो देश में टीचर को साफ कर। अच्छा, मैं यही पर रुकूंगा। दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से सबने अपनी बात खत्म की। आज हो रही थी मान सम्मान और अपमान की बात, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों पर, कुछ नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हुई है। जी न्यूज का उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने हमारे जो सम्मानित गेस्ट होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, वो अपनी राय खुद प्रकट करते हैं। लेकिन चलते चलते सोचिएगा जरूर कि जब आप अपना मतदान करने जाएं 2024 के लिए, तो हर मुद्दे पर सोचिएगा जरूर।